हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। इस वीडियो यह संज्ञा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि संज्ञा को कैसे पहचानें, संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। और संज्ञा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कि हमको पहचानना होता है कि कौन से शब्द संज्ञा है और संज्ञा नहीं है। तो ऐसे कठिन शब्दों को अब मैंने आपको एक बहुत अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है कि आप बहुत आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो मेरा वह वीडियो भी अवश्य देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके प्रकारों की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फिर हम पूरा विस्तार से समझने के लिए। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है किरण मैम की हिंदी क्लास में। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो संज्ञा के जो दो प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी व्याकरण के विषय में आपको पढ़ाऊँ वो बहुत ही विस्तार से इसके बेसिक्स क्लियर करूँ, ताकि इससे संबंधित अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहे तो भविष्य में फिर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न आपके लिए न रहे। ठीक है, आपकी सारी समस्याओं को दूर करना। और व्याकरण को मैं अपनी शैली में बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, रखूँगी, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरा यह वीडियो। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ शब्द हमारे सामने ऐसे आते हैं जो कि हमें किताब में ऐसे इस तरह के शब्द मिलते नहीं हैं। और फिर वहाँ पर अगर हमें पता करना हो कि बताइए इन शब्दों में व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो फिर हम वहाँ भ्रमित हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं, और भी अन्य शब्द ऐसे हैं जिसको मैं वीडियो में आगे चर्चा की हूँ, जिसके बारे में चर्चा की हूँ, तो आप उसे सीखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आकाश, लाल, तारा, भूमि, लाल सागर, आम, गुलाब, फूल, रसगुल्ला, रंग, व्यक्ति, वस्तु। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो पूर्व अध्ययन किया है, तो उनमें उसके आधार पे आप अपना स्वमूल्यांकन कीजिए। आप खुद से समझिए कि क्या इन सभी शब्दों को आप व्यक्तिवाचक जातिवाचक में बिल्कुल अच्छे से रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे डाउट है, हाँ मुझे इन शब्दों में कुछ परेशानी होती है, तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, तो आपको इसके बाद फिर कोई डाउट कभी नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो जातिवाचक और भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों के लिए प्रयोग में होते हैं, लेकिन किसी विशेष आधार पे। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो कि हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक शब्द दोनों के लिए प्रयोग में करते हैं, और क्यों करते हैं? ठीक है, देखिए इस तरह के शब्द: पुरी, हिमालय, पंडित, शास्त्री, राम, कर्ण, गांधी, विभीषण, देवी। ये कुछ शब्द है। आगे मैंने और भी अन्य बहुत से शब्दों को ऐसे रखा है, चर्चा की है जिसके बारे में। तो ऐसे शब्द जिस आधार पे दोनों के लिए प्रयोग में आते हैं, उसे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो मेरा यह वीडियो देखिएगा और बहुत अच्छा आपको लगने वाला है, आप बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत अच्छे से इसे समझिएगा कि वैसे तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वह मूल संस्कृत से हुई है। ठीक है, और जैसे जैसे परिस्थितियाँ व प्रवृत्तियाँ बदलती गई, तो भाषा परिवर्तन के साथ साथ आज हमारे सामने जो भाषा उपस्थित है वह हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा में पहले क्या था, संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव था, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो अंग्रेजी भाषा है, इसका अधिक प्रभाव संस्कृत की अपेक्षा दिखाई पड़ता है हिंदी भाषा पर। हिंदी भाषा पर संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। इस वजह से जो हिंदी भाषा है वह इसका अंग्रेजी भाषा का अनुकरण भी करती है। तो जब हिंदी भाषा में जो व्याकरण है वो भी अनुकरण करती है। तो आज और तो पहले क्या था कि जो भाषाविद थे वे अलग अलग तर्क सम्मत से इसके प्रकारों की रचना किए थे, जैसे कि सजीवता निर्जीवता के आधार पे, इनके गणना के आधार पे और व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के अलग अलग प्रकार बताए गए थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो एक सर्वमान्य सम्मत संज्ञा के प्रकार को हम देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वह यही है कि संज्ञा के मूल 3 प्रकार होते हैं, और इन 3 प्रकारों में जो एक प्रकार है उसके 2 उपभेद या उप प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से हैं। देखिए, संज्ञा के मूल 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब यह जो जातिवाचक संज्ञा है यह अपने अंदर 2 उपभेद रखती है, 2 उपभेद समाहित की हुई है। पहला क्या है, द्रव्यवाचक, और दूसरा समूहवाचक, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो अभी आप आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वह इन दो विषयों को पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के ये जो उपभेद हैं इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये समझना है कि हम जो ये इन दोनों संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पर जो भेद करते हैं वो मुख्य दो आधार पे करते हैं। वो दो आधार कौन से हैं? जाति के आधार पे और वचन या गणना के आधार पे। ठीक है, किस आधार पे करते हैं? जाति के आधार पर और गणना के आधार पे। ठीक है, तो देखिए, जाति के आधार पर हम जाति को हम कैसे समझते हैं? यूँ तो आपको पढ़ाया जाता है, किताबी भाषा में भी आप पढ़ते हैं कि मतलब जिन शब्दों से किसी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जातिवाचक में जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे कि जाति आखिर किसे हम जाति कह सकते हैं, तो तब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में मूल अंतर क्या है। ठीक है, तो जाति से हमारा अर्थ होता है किसी भी चीज़ का रूप, आकार, गुण, इन तीनों में समानता। मतलब जो एक मतलब रूप में समानता, रूप भी एक प्रकार की जाति में आती है, या उनके आकार में समानता या उनके गुणों में समानता। तो इसका ही जो समाहित रूप होता है उसे हम जाति के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा जो हमारा प्रकार है वचन, गणना के आधार पे। तो यहाँ पर जो आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में जो भेद करेंगे वो क्या है? वचन के आधार पे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आइए हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को रखा है, इनकी परिभाषाओं के साथ रखा है। तो आप पहले मैंने जातिवाचक संज्ञा को इसलिए रखा है कि यदि आप जातिवाचक संज्ञा को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए पहले हम जातिवाचक संज्ञा समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक जैसी दिखने वाली चीज़। अब यहाँ पे एक जैसी दिखने वाली चीज़ों से मतलब आप सिर्फ एक जैसी दिखाई पड़े उससे से नहीं है। एक जैसी दिखने वाली चीज़ों मतलब उसमें जो गुण हो, उसमें जो आकार हो, उसका जो स्वरूप हो वो एक जैसा हो। बात समझ में आ रही है? तो गुण, सबसे पहले तो आप गुण पे देखा करिए उस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी प्रकृति है वो समान होगी। तो समान प्रकृति वाले जो भी एक जाति में आते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक जैसी दिखने वाली चीज़ जिसे संपूर्ण जाति का बोध होता है, समान गुण पाए जाते हैं उनमें, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे कि आप ये समझिए कि एक समाज में जब कोई वर्ग एक विशेष समान गुण वाले होते हैं, ठीक है, तो आप उसे कोई एक नाम दे देते हैं कि हाँ ये है इसका। जैसे कि अगर कोई लोहार है वो लोहा का काम करता है। ठीक है, अब कोई सुनार है वो सोना का काम करता है। कोई इंजीनियर है तो वो घर बनाने का काम करता है। तो वो क्या होता है? उनका गुण है। वो क्या है? उनका गुण है। जैसे आप कोई छात्र है वो पढ़ाई करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे कोई पिता है, पिता मीन्स सभी पिता का गुण क्या होता है? जो पालन करता है, बच्चों का पालन करता है, वो पालने पोसने वाले को पिता कहते हैं। तो क्या हो गया? उनमें समानता किस बात की है? गुणों की समानता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि जब समान गुणों की समानता होती है तो वो एक जाति में आ जाती है, और वो उस जाति को फिर हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। फिर ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अब यहाँ पर जब आप संपूर्ण जाति, एक जैसे दिखने वाले जो स्वरूप, आकृति और गुणों वाले जो लोग होते हैं, उसमें जो पदार्थ होते हैं उसमें फिर जो किसी एक का स्पेसिफिक विशेष रूप से जब आप नाम लें या उसकी पहचान करें किसी नाम के माध्यम से, तो उसे हम व्यक्तिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध जिन शब्दों से होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर जब इसके कुछ उदाहरण को आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा। कैसे? देखिए, फूल। अक्सर मैंने देखा है कुछ एक कठिन शब्द जिसको कि मैंने लिया है यहाँ पर, विशेष रूप से लिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, कि मैं घुमा फिरा के आपको वही साधारण से शब्दों का ज्ञान नहीं कराना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको जहाँ पर डाउट रहे, जहाँ जिन शब्दों में समस्या रहे, उन शब्दों से आपको बेसिस क्लियर करना। तो यहाँ पर देखिए फूल। अब होता क्या है कि सब समझते हैं कि अरे फूल मतलब इनका एक जाति है कि हाँ फूलों में सुगंध होती है, इनमें कोमल पत्तियाँ होती है, या फिर इनमें जो फल होते हैं, इनमें बीज होते हैं, फिर पुनः वो किसी पौधे का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये तो आप समझ में आ रहा है कि यह इसकी एक जाति है, मतलब ये जाति में आता है। यहाँ तक तो आप सबका क्लियर है कि फूल को हम जाति में रखते हैं। ठीक है, फूल को हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि फूल का कोई एक नाम, जैसे कि आप गुलाब को ही ले लीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पे गुलाब ले लीजिए, चाहे कमल ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, कमल, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी को, ये दोनों को व्यक्तिवाचक में चला जाना चाहिए, मीन्स फूल के जो भी प्रकार होंगे इन्हें व्यक्तिवाचक में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, फूल क्या है, एक जाति है, फूल क्या है, एक जाति है, लेकिन ये गुलाब क्या है, इसकी उपजाति है। गुलाब कमल क्या है, इसकी उपजाति है, मीन्स इसमें भी गुण है। गुलाब, जो गुलाब का फूल है, गुलाब को आप गुलाब बोलने से किसी एक गुलाब का बोध नहीं हो रहा है, गुलाब की एक जाति है, ठीक है। गुलाब में जो विशेषता होती है वो संपूर्ण गुलाब में होगी, तो आप उनके गुण को समझिए। अगर किसी भी चीज़ से हमें किसी एक का बोध नहीं होता है, बल्कि उनके जैसे समान गुणों वाले चीज़ों का, पदार्थों का बोध होता है, तो वह व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। तो गुलाब में केवल एक गुलाब का बोध नहीं हो रहा है कि आप उस गुलाब को, मैंने बोला कि मुझे गुलाब ला के दो, तो आप मुझे वही गुलाब ला के देंगे कि जो मैं चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप कोई भी गुलाब लेके आ जाओगे, तो मुझे किसी एक गुलाब को, मैं अगर किसी की बात कर रही हूँ, तो आप कैसे समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, गुणों में समानता है, इसीलिए ये भी क्या है, उपजाति और उपजाति में आती है। तो ये व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से ये बात समझनी चाहिए। स्थान, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि स्थान क्या है, कि स्थान जो शब्द है ना, स्थान जो शब्द है, यह आपको दिखाई नहीं देता है स्थान। तो यह शब्द क्या है, स्थान से इसके गुणों का बोध क्यों कराइए, इनके स्थान में जो गुण होते हैं उसको समझिए। स्थान में क्या गुण होते हैं? स्थान का अर्थ होता है कि किसी भी जगह को हम स्थान कहते हैं, जो कि जो कुछ जगह घेरता है, ठीक है। जगह घेरने वाले को हम क्या कहते हैं, स्थान कहते हैं। तो उस स्थान का कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो स्थान का कुछ भी नाम हो सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो स्थान शब्द है वो तो आपका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मुझे किसी एक स्थान के बारे में बात करना हो, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये स्थान के, तो जैसे कि मैं अगर किसी स्थान के बारे में बात करूं, जयपुर, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मैं जयपुर की बात कर रही हूं, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जयपुर क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है? अब मैं अगर आपसे कहूँ घर भी एक स्थान है ना, तो यहाँ पे घर क्या हो जाएगा, मुझे घर से किसी एक विशेष घर की पहचान नहीं हो रही है। मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ समझिए कि स्थान तो जातिवाचक संज्ञा है, समझ में आ रही है। अब मैं इसकी जगह कहूँ स्कूल, चाहे घर, तो इससे भी आपको किसी एक जाति का बोध नहीं हो रहा, इससे भी आपको किसी एक विशेष घर या विशेष स्कूल का बोध नहीं हो रहा है। अब इसे स्कूल ले लीजिए, शहर ले लीजिए, देश ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो कि स्थान घेरता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थान कहते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसी तरह से जब हम किसी एक विशेष घर की बात करेंगे, अब जैसे विशेष घर, जैसे मुझे आप स्वयं के घर को आप कुछ एड्रेस रखते होंगे, मैं भी जैसे हम भी अपने घर का कुछ एड्रेस रखे हैं। जैसे आप लोग अलग अलग नाम से आप पुकारते हो, शांति कुंज है, चाहे वो गरिमा निवास है, कुछ इस तरह से नाम, स्पेसिफिक नाम देते हो ना, तो वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। किसी भी निवास का स्थान, किसी भी निवास का जो नाम रहेगा ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, क्योंकि उससे पर्टिकुलर उस स्थान की पहचान हो जाती है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिख दे रही हूँ कि जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं गरिमा निवास। आप सभी का अपना अपना निवास होता है, क्योंकि ये एड्रेस तो ज़रूरी है। अब यहाँ पे तीसरा है वस्तु शब्द से हमें कोई भी, जैसे वस्तु स्वयं में एक शब्द है वस्तु, वो क्या होगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वस्तु के अंतर्गत जो भी वस्तु के अंतर्गत अगर कोई शब्द आते हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, तो इससे भी आपको किसी एक वस्तु की पहचान नहीं हो रही, एक टेबल की पहचान नहीं हो रही, एक कुर्सी की पहचान नहीं हो रही, तो ये भी किस में आ जाएगा, जाति में आ जाएगा, ठीक है। टेबल, कुर्सी, इस तरह से ये शब्द भी किस में आ जाएंगे, जाति में आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से फिर मैं आपको अन्य शब्दों के माध्यम से और क्लियर करती हूँ। चलिए और भी उदाहरण लेते हैं।
तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे अन्य उदाहरण भी रखा है, ठीक है, जिससे कि आपको अब इस तरह से कभी कोई प्रश्न, इस तरह से कभी कोई शब्द आपके सामने आते हैं तो आपको कभी फिर कोई दुविधा नहीं रहेगी, क्योंकि अक्सर ऐसे शब्द आपको कभी किसी किताब में नहीं मिलते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आके फिर भ्रम पैदा हो जाता है कि अरे एक्चुअल में ये शब्द किस में जाएगा। तो आज आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शब्द रखा है रंग। अब ये रंग क्या है, बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहा है कि रंग तो जाति में जाएगा, ठीक है। इसको जाति में लिख देते हैं, जातिवाचक संज्ञा होता है रंग। अब इसके चूँकि ये एक जाति का बोध करा रहा है और इसके अंतर्गत जो ये एक जाति का बोध कराता है और इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं जैसे लाल, पीला, काला, नीला, तो ये तो इसके नाम हुए। तो ये आपको कभी कभी कोई सोचते हैं, कभी बच्चों को ये भ्रम होता है कि ये व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रंग के जो नाम होते हैं वो भी इसकी एक उपजाति ही होती है, ठीक है। तो रंगों के नाम को भी हम ये जातिवाचक संज्ञा में ही रखते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी आप किसी एक लाल या पीला रंग बोलने से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी शब्द को रखते हुए आप किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम लेते हैं तो बिल्कुल वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे देखिए गुलाबी शहर। अब यहाँ पर आप रंगों का नाम रखते हुए किसी एक शहर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो गुलाबी शहर, अब ये बिल्कुल आपको गुलाबी शहर नाम लेते ही क्या समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो एक शहर है, जैसे जयपुर, ये तो इसे हम क्या कहते हैं, गुलाबी शहर, ठीक है। एक और आपको नाम जैसे कि लाल किला, तो लाल किला भी पूरी दुनिया में एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एक विशेषता है, ठीक है, इसकी विशेषता है और इस तरह की विशेषता किसी अन्य किले में नहीं होगी। इसकी जो गुण है, इसकी जो प्रवृत्ति है, जिसे जब कभी ये बना होगा तो ऐसा किला दूसरा नहीं होगा। तो चूंकि ये एक है और इसलिए यह व्यक्तिवाचक में जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर और भी कोई और कुछ समाहित नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे लाल पीला के लिए अगर आपको कोई भ्रम होता है तो एक और बात समझिए, जैसे कि लाल रंग। अब मैं अगर बोलती हूँ कि मुझे लाल साड़ी चाहिए, तो लाल साड़ी में मुझे बहुत सारे लाल रंग से रिलेटेड दिखा देंगे साड़ी, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक साड़ी की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात उनको समझ में नहीं आएगी ना, वो समझेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये लाल पीला जो भी रंगों के नाम होते हैं वे जातिवाचक में जाएंगे, और इससे अगर इसको सामने रखते हुए किसी हम एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अब इसी से संबंधित जैसे व्हाइट हाउस, लाल सागर, इस तरह से काला पानी, आप और भी अन्य आप ऐसे शब्द होते हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे शब्द पे, शहर। शहर को देखिए, शहर में क्या है कि चूँकि शहर के क्या गुण होते हैं, पक्की नालियाँ होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं, बिजली होती है, पानी व्यवस्था होती है बहुत अच्छी। तो इस तरह से क्या होता है, ये शहर क्या है, अपने किसी एक यहाँ पे यहाँ शहर का नाम लेते हुए इसके गुणों की बात सामने आती है, तो किसी एक शहर की बात नहीं हो रही है, तो ये बिल्कुल जातिवाचक में जाएगा शहर। लेकिन अगर हम किसी एक शहर की बात करें जैसे कि पटना, तो पटना किस में जाएगा, बिल्कुल व्यक्तिवाचक में जाएगा। अब आपके सामने ये प्रश्न भी उठ सकता है कि भाई एक नाम के तो 2 से अधिक शहर भी हो सकते हैं, 1 से अधिक शहर भी हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पे फिर ये व्यक्तिवाचक में क्यों है, तो यहाँ पर ये प्रश्न, यहाँ पर ये समझना चाहिए आपको कि नाम भले समान होंगे एक से अधिक जगह के, लेकिन उनके गुणों में अंतर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जातिवाचक में वे शब्द आते हैं जिनमें गुणों में, प्रवृत्तियाँ में समानता होती है, ठीक है। एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थानों को अपने अंदर वो समाहित किए हुए रहते हैं, वो एक नहीं रहते हैं, ठीक है। उनके अंतर्गत अन्य भी बहुत से पदार्थ होते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक में केवल एक का बोध होता है, क्लियर। अच्छा, अब तीसरा आता है एक शब्द आकाश। अब आकाश का भी एक गुण है, आकाश स्वयं में कोई वस्तु नहीं है, इसके अंदर बहुत सी वस्तुएं समाहित है, तो ये किस में जाएगा, जातिवाचक में, ठीक है। अब यहाँ पे आकाश के अंतर्गत जो शब्द आते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तो ये किस में जाएगा, ये आपको एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है, तो ये बिल्कुल व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तारा, तो तारा से आप किसी एक तारे का बोध नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तारा किस में जाएगा, जातिवाचक में। अब अगर मैं कहूँ तारे का नाम, जैसे कि ध्रुव तारा होता है, तो वो किस में जाएगा, क्योंकि आप नाम लेके बता रहे हैं ना, पर्टिकुलर किसी एक तारे की बात कर रहे हैं, तो वो किस में जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक में। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, फल। अब फल की भी उसी तरह से बात है, फल में बहुत से फलों के नाम समाहित होते हैं, तो फल को भी हम जातिवाचक में रखेंगे। अब फल के अंतर्गत जो फल आते हैं जैसे कि आम, केला, तो आम भी तो यहाँ ये किसमें होंगे, ये भी एक फल है, तो ये इसकी एक उपजाति है, ये कोई एक अलग से विशेष किसी एक आम की बात नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये भी आप किस में, ये फलों के नाम किस में आएगा, जातिवाचक में, ठीक है। क्योंकि देखिए आम के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मालदेह आम होते हैं, दशहरी आम होते हैं, कलमी आम होते हैं, तो इस तरह से आप इसकी एक ये अपने स्वयं में कई सारे आमों की उपजातियों को समाहित की हुई है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई ये फलों के नाम भी होते हैं, वो व्यक्तिवाचक में नहीं जातिवाचक में आते हैं। सेम इसी तरह से मिठाई पर भी ये बात लागू होती है, तो मिठाई भी किस में जाएगा, जातिवाचक में। और मिठाइयों के जो नाम होते हैं वो भी किस में जाएंगे, जातिवाचक में। जैसे रसगुल्ला, ठीक है, एक उदाहरण लिया मैंने, आप अन्य मिठाइयों के नाम भी इसमें रख सकते हैं। अब जैसे एक शब्द है पर्वत, अब पर्वत को यहाँ पे लीजिए कि पर्वत, चूँकि पर्वत से किसी एक पर्वत का बोध नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल किस में जाएगा, जातिवाचक में। यहाँ तक आपको भी यहाँ तक तो आपको समझ में आता है कि हाँ चलो जातिवाचक में। पर्वत के नाम, तो यहाँ पे आप किसी एक विशेष पर्वत की बात करेंगे तो उसका नाम लेके बोलेंगे, जैसे हिमालय पर्वत, है ना, अरावली पर्वत, और भी अन्य नाम जो भी पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों इसी तरह से अन्य भी शब्द होते हैं। अच्छा, आपको मैं बेसिक ये समझाती हूँ कि अन्य शब्द किस तरह से आते हैं। जैसे जातिवाचक में प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे भूस्खलन हुआ, अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आते हैं जो, ठीक है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी होती है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक में आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे कुछ प्राकृतिक संपदा होती है, भूमि होती है, जल, समुद्र, इस तरह से जो शब्द होते हैं जातिवाचक में आते हैं। जो संबंध होते हैं, भाई बहन, चाची चाचा, वो सब भी जातिवाचक में आते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या होते हैं, किसी एक, जैसे कि दिन के नाम अगर आप यहाँ पे रख सकते हैं, शहर के नाम, देश के नाम, ठीक है। तो ये इस तरह से जो शब्द आएंगे, दिशा के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये आपके व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। अच्छा, अब महत्वपूर्ण बात सुनिए, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक में अंतर दो तरह से किया जाता है। पहला तो जाति के आधार पे, मतलब उनकी प्रवृत्तियाँ, गुणों में समानता होगी तो आप आसानी से भेद कर सकते हैं। दूसरा वचन के आधार पे, ठीक है। वचन के आधार पे देखिए आसानी से आप इस बात को समझिए कि चूंकि ये जाति है, एक से अधिक है, तो क्या ये अपने अंदर बहुत से पदार्थों को समाहित की हुई है, ठीक है। इनके गुणों में जो समानता होती है तो वो एक हो जाते हैं, ठीक है, एक जाति का बोध कराते हैं, तो ये बिल्कुल बहुवचन में रहते हैं। और व्यक्तिवाचक क्योंकि एक का बोध कराते हैं, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, तो ये एक वचन, सदैव एक वचन होते हैं, ठीक है। और एक बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कि कभी भी आप अगर आपके सामने ऐसे शब्द आ जाते हैं तो आप उस पर कन्फ्यूज़ मत होइए। इंग्लिश का सहारा लीजिए और इंग्लिश में इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाइए, इससे संबंधित एक सेंटेंस बनाइए, लेकिन आपको वो सेंटेंस शुरू इस शब्द से नहीं करना है। इस सेंटेंस इन शब्दों को बीच में रखिए, मतलब एक सेंटेंस के बीच में रखिए। जैसे कि अब रोज़ फूल का नाम है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे फूल है तो वो तो जातिवाचक में होता है, कॉमन नाउन है, बट इसके जो प्रकार हैं जैसे कि फूल के नाम होते हैं गुलाब, कमल, जो भी, तो ये व्यक्तिवाचक में है कि वहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो इस की कॉमन नाउन है, तो वहाँ पर आप समझना पड़ेगा आपको कि इसको बीच में रखिए, सेंटेंस के बीच में रखिए। तो वहाँ पर आप उसको यूज़ करेंगे कि देयर इज़ अ रोज़ प्लांट इन माई हाउस, तो वहाँ पे जो रोज़ आप लिखेंगे ना सेंटेंस के बीच में, तो वो जो रोज़ होगा वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा, वो स्मॉल लेटर में होगा। किस तरह से होगा, स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। जैसे अगर आप रोज़ प्लांट लिखते हैं तो जैसे देखिए प्लांट, यहाँ पौधा, तो ये प्लांट भी अपने आप में पौधा भी जातिवाचक है और ये गुलाब भी जातिवाचक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर किसी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों को रखते हैं तो उसे आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में भी आए, बीच में भी आएगा लेकिन वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। जैसे दिल्ली, ठीक है। इस तरह से कोई अगर आप रमेश, इस तरह से जो शब्द आएंगे तो वो कैपिटल में ही जाएंगे, ठीक है। अब बाकी जो अन्य यहाँ पे जैसे मैंगो, तो ये मैंगो क्या है, फल के नाम है, फल के नाम है, तो आप इसे बीच में सेंटेंस के बीच में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं,
स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, ये भी एक ट्रिक है जिसे कि आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसमें आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ, ये शब्द तो जातिवाचक में होता है और ये शब्द तो व्यक्तिवाचक में होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं बात करती हूँ जातिवाचक संज्ञा के प्रकारों की, जो कि 2 प्रकार होते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने जातिवाचक के प्रकारों को रखा है, जिसके नाम है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो इन दोनों के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जब इनके नामों को भी दिया जाएगा सामने और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये शब्द कौन से हैं, और वहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया जाएगा, जातिवाचक भी दिया जाएगा और द्रव्यवाचक भी दिया जाएगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर द्रव्यवाचक दिया है तब बिल्कुल आपको द्रव्यवाचक को निशान लगाना पड़ेगा, और अगर इन दोनों प्रकारों के नाम नहीं दिए गए हैं और सिर्फ जातिवाचक पूछा गया है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक में, तो आपको जातिवाचक संज्ञा में टिक लगाना है या उसका सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे शब्दों को समझिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं और समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, और इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। अगर आप एक बार इसके परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर इनके उदाहरण को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जिनकी नाप तौल की जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जिनकी नाप तौल की जाती है। दूसरा इसके अंतर्गत जो विशेषता होती है द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंदर, जिनसे अन्य वस्तुएं निर्मित होती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जिसकी नाप तौल की जाती है और ऐसे शब्द जिसमें अन्य वस्तुएं हम उनसे निर्मित कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगी। समूहवाचक में क्या होता है कि एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थानों का जब कलेक्शन होता है, समूह होता है, एक जगह इकट्ठे होते हैं वे सभी, ठीक है, उन्हें एक साथ रखा जाता है एक स्थान में जब वो आपस में एकत्रित होते हैं, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। तो आइए इनके उदाहरणों को समझिए और आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर कि चावल। अब जैसे चावल उदाहरण लेते हैं, तो हमने पहले ही इसकी विशेषताओं को देख ली है कि जिनकी नाप तौल की जाती है, इन्हें गिना नहीं जाता है, मतलब ठीक है, इन्हें गिनकर आप नहीं बताते हैं, इनको नापा जाता है या तौला जाता है। तो चावल को भी आप बिल्कुल तौलते हैं, 1 किलो 2 किलो इस तरह से इसका नाप तौल होता है। पानी को भी बिल्कुल आप ऐसे तौलते हैं। वर्षा को भी नापा जाता है। भूमि भी भूमि क्या होता है, भूमि को भी आप नापते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 1 हेक्टेयर जो भी आप इसे नापते हैं। कोयले को भी आप इसी तरह से आप तौलते हैं कि भाई कितना किलो कोयला है, ऐसा। तो दूध को भी आप तौलते हैं। तो ये वाला ऊपर की जो विशेषता है इन सारे शब्दों में बिल्कुल लागू होती है। दूसरी विशेषता भी बिल्कुल लागू होती है। चावल से अन्य वस्तुएं निर्मित हो जाती हैं। चावल कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, आप इनसे बहुत सी खाद्य वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है। तो अन्य वस्तुएं निर्मित होती है। पानी भी एक प्राकृतिक संपदा है, तो पानी से भी आप अन्य वस्तुएं निर्मित करते हैं। वर्षा भी एक प्राकृतिक संपदा है, जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि प्राकृतिक संपदाएं जितनी भी होगी वो जातिवाचक के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो चूंकि जातिवाचक के आपको भेद को समझना है, तो भेद में आपका पानी, वर्षा, जो भी इस तरह से प्राकृतिक संपदाएं होती हैं, पेड़ पौधे, वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे पेड़ पौधे इसमें मत लीजिएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या है, पानी, वर्षा, ऊन भी यहाँ पे क्या है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि उनसे भी बहुत सी चीज़ें निर्मित होती हैं, ठीक है, और इसे भी तौला जाता है। भूमि, यहाँ पे भूमि क्या है, भूमि भी क्या आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। कोयला से भी बहुत सी चीज़ें बनती है। भूमि में आपके घर बनते हैं इस तरह से। तो ये भूमि भी घर बनते हैं। खेत में जो आपके खेती किसानी होती है, भूमि में। कोयला से क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है। दूध से आपके बहुत से मिष्ठान बनते हैं, तो अन्य खाद्य सामग्री बनती है। तो आप इनसे बहुत आसानी से इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर इनके उदाहरणों को फिर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा प्रकार लेते हैं, समूहवाचक। अब समूहवाचक में क्या है कि समूहवाचक में जो संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध जो कराते हैं, ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब इन्हीं शब्दों का जब कलेक्शन होता है, एक जगह पे, स्थान पे एकत्रित हो जाते हैं, तो वो समूहवाचक हो जाते हैं। तो अब जैसे कि ये पुलिस है,
ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस में क्या होता है, इनके जो इन्हें इनकी वर्दी से पहचाना जाता है। भले ही एक समूह में एकत्रित ना हो, लेकिन ऐसे शब्द भी आपके समूहवाचक में आएंगे, क्योंकि इनकी जो वर्दी होती है, खाकी वर्दी, वो एक समूह का ही समूह का ही बोध कराती है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चूंकि एक समूह का बोध कराती है, इसीलिए पुलिस भी क्या होगा आपका समूहवाचक में। उसी प्रकार से सभा भी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जब संगोष्ठी करते हैं, मीटिंग करते हैं आपस में मिल बैठकर, तो उसे सभा कहते हैं। परिवार कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जहाँ माता पिता बच्चे एकत्रित होते हैं। गुलदस्ता, कुछ फूलों को अगर एक साथ रख देते हैं तो गुलदस्ता बन जाता है, तो ये भी एक समूहवाचक में जाएगा। झुंड, अब झुंड से हम आदमियों का झुंड से भी आप बहुत आदमियों के झुंड को भी समझ सकते हैं, जानवरों के झुंड को भी समझ सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर कोई भी व्यक्ति वस्तु जो भी एक समूह में एकत्रित होती है, तो झुंड उसे कहा जाता है। कक्षा में भी क्या होते हैं, बहुत से बच्चे एकत्रित होते हैं, तो उसे कक्षा भी किया जाएगा आपके समूहवाचक में जाएगा। गिरोह भी आपका समूहवाचक में जाएगा। और कुंज भी चूंकि एक निवास स्थान का नाम होता है, तो वहाँ पे भी बहुत से लोग इकट्ठा होकर रहते हैं, कुंज इसे कहते हैं। ठीक है, तो कुंज भी आपका किस में जाएगा, समूहवाचक में। ठीक है, तो इस तरह से इनके द्रव्यवाचक और समूहवाचक को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप इनके प्रकारों को, इनकी विशेषताओं को जब समझ जाते हैं तो इनके उदाहरण को भी बहुत आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने आपको जो सबसे पहले आपसे पूछा था, कि सबसे पहले आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जातिवाचक में भी प्रयोग किए जाते हैं, व्यक्तिवाचक में भी प्रयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, प्रयोग के आधार पर किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को कैसे पहचाना जाए, आपको मैं उदाहरणों के माध्यम से समझाती हूँ। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब देखिए आपके सामने मैंने ऐसे शब्द रखे हैं जिनका प्रयोग कभी व्यक्तिवाचक के लिए भी होता है और कभी जातिवाचक के लिए होता है। लेकिन ये कब होता है उसे आप बहुत अच्छे से पहले समझ लीजिए। ठीक है, फिर हम इनके उदाहरणों को देखेंगे। देखिए, जब कोई शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए रूढ़ हो जाता है, ठीक है, मतलब रूढ़ हो जाना मतलब कि केवल उसी के लिए ही प्रयोग में, बोल चाल में जब वो बिल्कुल लोकप्रिय हो जाता है। रूढ़ माने लोकप्रिय हो जाना। ठीक है, तो लोकप्रिय हो जाता है, रूढ़ हो जाता है कि हमें वो शब्द के जैसे ही सुनते हैं तो हमें सीधा विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का दिमाग में बोध होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर वो शब्द व्यक्तिवाचक में जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। लेकिन जब उस विशेष शब्द के लेकिन जब उन शब्दों का प्रयोग उनके गुणों के आधार पे किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं आपके सामने अगर बोलूँ कृष्ण, अब कृष्ण भगवान, कृष्ण नाम से आज हमारे सामने बहुत से बच्चों का नाम कृष्ण होता है, बहुत से व्यक्तियों का नाम कृष्ण होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको क्या रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन जो कृष्ण भगवान हुए हैं, उनका जो चरित्र था, उनकी जो विशेषता थी, उस तरह से जब आज हमारे सामने कोई बच्चे आते हैं या मतलब कोई व्यक्ति सामने आते हैं, तो हम उनके गुणों के आधार पर उनका प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम उन विशेष कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनके गुणों के आधार पे उस व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसे आप और अच्छे से समझेंगे जबकि इनके उदाहरणों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला उदाहरण, राम चूंकि आपको पता है व्यक्ति का नाम होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, बिल्कुल होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चाहे वो किसी के लिए भी प्रयोग हो। ठीक है, राम मेरा मित्र है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे वाक्य को आप देखिए, उसका बेटा बिल्कुल राम है। अब यह किस राम के बारे में बात की जा रही है, उसका बेटा बिल्कुल राम है, मतलब उस बेटे का भी तो कोई एक नाम होगा। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि उसका बेटा बिल्कुल राम है, तो यह किसी विशेष राम के बारे में बोला जा रहा है। वो कौन राम है, वो राम भगवान है। तो चूंकि राम भगवान का एक विशेष चरित्र था, उनपे ऐसी विशेषताएं थी, उनके में ऐसे गुण थे कि आज अगर सामने किसी हम घर में ऐसे या सामने किसी अपने सामने कभी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं और उनके गुणों को हम देखते हैं कि हाँ अगले कि इनमें उनके जैसा चरित्र की कुछ झलक है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मुख से निकल जाता है कि वो तो बिल्कुल राम है, मतलब बिल्कुल जो उनका चरित्र था। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जातिवाचक होगा। दूसरे उदाहरण पे आते हैं, पुरी क्या है, पुरी का सामान्य अर्थ होता है एक नगर। ध्यान देंगे, पुरी का एक सामान्य अर्थ क्या होता है, एक नगर, एक शहर। तो चूंकि आपको पता ही है कि शहर जातिवाचक संज्ञा होती है, नगर जातिवाचक संज्ञा होती है, तो अगर इसका हम व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग करेंगे तो पूरी, देखिए मैं पूरी घूमने जाऊंगी।
अब यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैं पुरी घूमने जाऊँगी, मतलब जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, मुझे वहाँ जाना है घूमने। क्यों? क्योंकि जो पुरी शब्द है विशेष रूप से उस स्थान के लिए रूढ़ हो गया है, विशेष रूप से उस स्थान के लिए लोकप्रिय हो गया है वो शब्द। मतलब पुरी आप किसी एक विशेष, पुरी का अर्थ आप एक विशेष स्थान से भी लगाते हैं, और अगर मैं तो वहाँ पर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखेंगे। और अगर दूसरे शब्द दूसरे वाक्य में देखिए कि तुम किस पुरी से आए हो, अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन करती हूँ कि तुम किस पुरी से आए हो, तो यह जातिवाचक में चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। क्योंकि पुरी की विशेषता क्या होती है कि वहाँ वो एक नगर होता है, एक शहर होता है, जो कि जहाँ पक्की इमारतें, पक्की सड़कें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक गुण की बात हो रही है तो वो जातिवाचक में जाएगा, और जब विशेष किसी स्थान के बारे में बात हो रही है तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, अन्य उदाहरण पे आते हैं। पंडित, पंडित जी को गुलाब बहुत प्रिय था, पंडित जी को गुलाब बहुत प्रिय था। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी को गुलाब बहुत प्रिय था, तो ये किसी एक विशेष पंडित जी की यहाँ पे बात की जा रही है। वो पंडित जी कौन है? हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हम उन्हें उपनाम पंडित जी से भी पुकारते हैं। तो पंडित जी को गुलाब बहुत प्रिय था, यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। और अगर हम इसे कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक पंडित रहते हैं, तो हमारे पड़ोस में एक पंडित रहते हैं। इस तरह से जब हम वाक्य में पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये जातिवाचक में जाएगा, क्योंकि पंडित जो होते हैं एक ब्राह्मण वर्ग में आते हैं, पंडित होते हैं, उनका पूजा पाठ का एक धर्म होता है। तो वो उस तरह से अगर हम ज्ञान में रखते हुए उनका प्रयोग करते हैं तो वो पंडित शब्द जातिवाचक में जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको। अब इसी तरह से अन्य शब्द भी हैं आपके सामने हैं, जैसे कि लक्ष्मीबाई, विभीषण, सीता, रावण, राम, कृष्ण, धोनी, कर्ण, भीम, शास्त्री जी, गांधी, हिमालय, गणेश। ठीक है, तो ऐसे अन्य भी आपको उदाहरण मिलेंगे अगर आपके सामने। तो आप बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा कि अगर उनके गुणों के आधार पे हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो जातिवाचक में रखिएगा, और अगर हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक में जाता है। ठीक है, अगर उनके लिए वो रूढ़ हो गया है वो शब्द तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। एक शब्द में आप भ्रमित हो सकते हैं कि यहाँ हिमालय जो शब्द है, या कुछ अगर ऐसे शब्द भी होंगे जहाँ पे आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। अच्छा, हिमालय, हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है। तो हिमालय एक पर्वत का नाम है तो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने की कुछ ऊँचा पहाड़ आ गया है तो अचानक से हमारे मुँह से निकल जाता है कि अरे ये तो अब सामने हिमालय आ गया, आप कैसे पार करेंगे एकदम से। तो हिमालय क्यों आ गया? क्योंकि हिमालय इतना ऊंचा पहाड़ है तो उसके गुण के आधार पे हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो वहाँ पर फिर वो जातिवाचक में चला जाएगा। उसी प्रकार से अन्य शब्द का भी प्रयोग करके देखिएगा, आपसे बहुत आसानी से ये से बनने लगेगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे से अगर आपको कोई ऐसा डाउट होता भी है तो मुझे आप कमेंट करिएगा, और अगर मेरी वीडियो से आपको बहुत लाभ हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कुछ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करा के घंटी बजाइएगा। तो बस यही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी वीडियो को देखा। थैंक यू।